हाउस देख लिया है, प्लैनेट वीनस को देख लिया है, दारा कारक को देख लिया है, उपद लगन को देख लिया है, आरूढ़ ऑफ द सेवंथ हाउस को देख लिया है, और आपको कई एस्ट्रोलॉजर्स ने डिफरेंट डिफरेंट टाइमलाइंस भी बता दी होंगी कि इस समय आपके चार्ट के अंदर विवाह के योग जो है वो वर्किंग कर सकते हैं, कोई पर्सन आपको मिल सकता है, कोई कनेक्शन आपका बिल्डअप हो सकता है। आप अपने चार्ट के अंदर चीज़ों को कैसे ईजी तरीके से देख सकते हैं, और जब मैं कहता हूँ ईजी तरीका तो उसका मतलब है 2 मिनट के अंदर हम उस प्लानट को, उस जोडियक साइन को पिक कर लें कि इसके साथ मेरा कोई संबंध बन सकता है, और इसके साथ मेरा कोई प्रारब्ध का संबंध है या कोई पुराना संबंध है, या ये वो पर्सन है जिसके साथ आत्मा जो है वो कनेक्ट को फील करेगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोलमेट टाइप ऑफ कनेक्शंस दे कम्स फ्रॉम द आत्मकारकास एनर्जी, एंड बिलीव मी गाइस, जब आप आत्मकारक से सेवंथ हाउस को देखते हो इन द नवांशा कुंडली, तो आपको एक क्लियर इंडिकेशन मिल जाती है कि ये वो पर्सन है, ये वो एनर्जी है, ये वो प्लैनेट है। जब तक ये प्लैनेट मेरे जीवन में नहीं आता है तो द बेस्ट रिजल्ट और द बेस्ट पॉसिबल पर्सन मुझे जो है वो नहीं मिल पाएगा। कई बार तो क्वेश्चंस भी लोग ऐसे अतरंगे पूछते हैं जिसके अंदर कि अब हम देखना भी छोड़ दें या नहीं छोड़ें, हम लुक फॉरवर्ड करते रहें या नहीं करते रहें, हम कितने समय और इंतजार करें, या फिर कोई पास्ट में कोई रिलेशन था जैसे ही वो टूटा, अब कोई भविष्य में किसी संबंध में जाने की पर्सन की इच्छा नहीं है। तो इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कहाँ से मिलेगा? इन क्वेश्चंस का आंसर तलाशने के लिए हमें अपने आत्मकारक को देखना होगा। अब आपको अगर आत्मकारक के बारे में नहीं पता है तो आत्मकारक वो प्लैनेट है जिसकी डिग्री आपके चार्ट में सबसे ज़्यादा है। अगर कोई प्लैनेट है जिसके आगे AK लिखा हुआ है तो वो आपका आत्मकारक कहलाएगा, वो आपका आत्मकारक बन जाएगा। और आत्मकारक बनने से क्या ये रिफ्लेक्ट करेगा? ये रिफ्लेक्ट करेगा आपकी आत्मा की यात्रा को, कि पास्ट के अंदर, पिछले जीवनों के अंदर आत्मा की यात्रा, आत्मा का कनेक्शन किस पर्टिकुलर ऊर्जा के साथ रहा है, किस पर्टिकुलर एनर्जी के साथ रहा है, किसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो। अगर कोई पर्सन मुझसे कहे कि मैं मून आत्मकारक हूँ, तो हो सकता है वो अपनी मदर के साथ या फिर मून के एनर्जी के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करे। अब कई लोग कहेंगे कि हम नहीं भी करते हैं, उसका रीज़न ये हो सकता है कि आपका 6 8 12 के अंदर बैठा हुआ है, या आपका कुछ एफ्लिक्शंस के अंदर लगा हुआ है। और इन्हीं चीज़ों को जान के आप ये समझ सकते हो कि टाइमिंग ऑफ मैरिज क्या रहेगा। कई बार हम D1 चार्ट के अंदर सेवंथ हाउस को देखते हैं और सेवंथ हाउस एफ्लिक्टेड भी नहीं होता है ना, सेवंथ हाउस का लॉर्ड एफ्लिक्टेड होता है, और भी व्यवस्थाएं जो है वो पूर्ण हो रही होती हैं, लेकिन फिर भी मैरिज की टाइमिंग नहीं बन पाती है, या उस समय पे जो टाइमलाइन दी गई है उस पर रिलेशंस वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। और ये जो प्रिंसिपल है ये मैंने बहुत सारे चार्ट्स के ऊपर अप्लाई करके देखा है। मैं आपको इसी सेशन के अंदर, लास्ट के अंदर, आपको जो है कुछ चार्ट्स के ऊपर एग्जांपल के रूप में दिखाएंगे कि कैसे ये प्रिंसिपल डायरेक्टली वर्कआउट करता है। आपने वो प्लैनेट देखा, उस प्लैनेट से कनेक्टेड प्लैनेट की दशा अंतर्दशा में कोई सोल मेट, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका बहुत आत्मीय, बहुत गहरा कनेक्शन हो सकता है, आपके टकरा जाएगा या मिल जाएगा। अब ये पता कैसे करना है, इसको सिंपल बनाने के लिए, चीज़ों को ईजी बनाने के लिए, आपके लिए हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? ये आइडिया डेवलप करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ, कोई नाड़ी का कॉन्सेप्ट है, या किसी बुक के अंदर मैंने देखा है दैट द आत्मकारक से सेवंथ हाउस, अगर आत्मकारक से सेवंथ हाउस के अंदर, और ये पर्सन को वेरीफाई करने के लिए है कि आपके आत्मकारक जो है उससे सप्तम भाव में अगर गुरु या गुरु का प्रभाव आ रहा होगा तो आपको एक एथिकल, एक लॉयल पर्सन जो है वो मिल सकता है। वहीं अगर वो हाउस अगर पीड़ित हो गया है तो आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो आपके पूरे मैरिज के सिस्टम को चेंज करके रख दे। और यहाँ से हमें पता लगता है उन संबंधों के बारे में कि भाई पास्ट में कोई संबंध था, कुछ बना था, लेकिन जैसे ही वो वर्कआउट कराने की बात आई या उसके फ्यूचर की बात आई, वो वर्कआउट नहीं हुआ, और उसके ट्रॉमा की वजह से पर्सन किसी नए संबंध में भी नहीं जा पा रहा है, या कोई नया कनेक्ट भी उसका नहीं बन पा रहा है। तो उस नेगेटिव प्लैनेट ने करा क्या? उस नेगेटिव प्लैनेट ने मैरिज के पूरे डायमेंशन की जो व्यवस्था है उसको चेंज करके रख दिया। जब हम कार्मिक कनेक्शंस की बात करते हैं, मैच मेकिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी हमें यही देखना होता है दैट आत्मकारक के साथ किस तरह का संबंध पर्सन का बन रहा है। मान लीजिए कोई आपकी आत्मा के साथ ही अच्छा संबंध नहीं बना रहा है और आप स्पिरिचुअल इंसान भी हैं, तो फिर आपके लिए व्यवस्था कैसी रहेगी? आपको बड़ी समस्याएं उस चीज़ के अंदर देखने को मिलेंगी, बड़ा प्रॉब्लमैटिक वो सिनेरियो, हेक्टिक सिचुएशन जो है वहाँ पर डेवलप हो जाएगी। कई लोगों के साथ होता भी ऐसा ही है, वो अध्यात्म के अंदर जाते हैं, वो कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड ऑल करने की कोशिश करते हैं, और बूम, उनकी मैरिज का पूरा डायमेंशन जो है उसकी व्यवस्था डामाडोल होने लगती है, हिल जाने लगता है मैरिज का सिंहासन। तो इसका पता हमें लगता है किस प्लैनेट से, किस ऊर्जा से? इसका पता लगता है हमें आत्मकारक की ऊर्जा से। सो स्टार्टिंग विद दिस वन पॉइंट कि हमें सबसे पहले करना क्या होगा। सबसे पहले हमें आपके आत्मकारक को फिगर आउट करना होगा कि आपके चार्ट के अंदर आपका आत्मकारक कौन है। अब यहाँ बात आती है आत्मकारक को कैसे ढूंढने। तो आत्मकारक को ढूंढना इज़ वेरी इजी। आपको आत्मकारक के लिए वो ग्रह जिसकी डिग्री सबसे अधिक है उसको देखना है कि इस ग्रह की डिग्री सबसे अधिक है तो ये मेरा आत्मकारक बन गया है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो, सॉफ्टवेयर में आपको सीधा ही जो है पता लग जाएगा कि इस ग्रह की डिग्री सबसे अधिक है, ये मेरा आत्मकारक है, उसके आगे AK जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा। आपको आपका आत्मकारक पता लग गया, अब क्या करेंगे आप? आत्मकारक है क्या? आत्मकारक आत्मा की यात्रा है, इतने समय से जो यात्रा करी है वो है।
अब आपको आत्मकारक को उस विशेष वर्ग कुंडली में देखना होगा जो विवाह के लिए बनी है। तो विवाह के लिए कौन सी वर्ग कुंडली बनी है? D9 चार्ट। D9 जो है विवाह का चार्ट है। तो आपने आत्मकारक को उठाया, नवमांश कुंडली में उसको प्लेस करा। आपको आत्मकारक लगन कुंडली में मिल गया कि मेरा चंद्रमा है, आपको आत्मकारक मिल गया मेरा सूर्य है, मेरा मंगल है। तो आप मंगल को उठाइए और नवमांश कुंडली में उसकी स्थिति को देखिए कि किस नवमांश में किस राशि के अंदर वो बैठा हुआ है। अब उस राशि से और उस राशि से 7वीं राशि, ये जो है ये आपके लिए बहुत विशेष एक पूरी की पूरी एक्सेस बन के चलेगी, एक व्यवस्था बन के चलेगी। ये आपको आपके विवाह के बारे में बहुत सारे इनपुट्स दे सकती है, बहुत सारी बातें बता सकती है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे सकती है कि विवाह होगा, कैसा होगा, कैसी उसकी स्थिति रहेगी, अर्ली होगा, लेट होगा, डिले रहेगा, डिनाइल रहेगा। कई बार डिनाइल जो है वो D1 चार्ट से पकड़ नहीं आता है। जैसा मैंने आपसे कहा, मान लीजिए किसी को कोई ट्रॉमा लग गया है, अब वो क्या ही विवाह के अंदर दोबारा जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो आप इसको D1 से नहीं पकड़ सकते हो, आप आत्मकारक से पकड़ सकते हो। तो आत्मकारक जिस नवमांश में है उस नवमांश से 7वीं राशि को आपको देखना है। आत्मकारक जिस नवमांश में है उससे 7वीं राशि, मान लीजिए आपका आत्मकारक मेष नवमांश में है तो मेष से 7वीं राशि जो है तुला हो गई। आपका आत्मकारक वृषभ नवमांश में है तो वृषभ से 7वीं राशि जो है वो कौन सी हो गई? दैट इज स्कॉर्पियो। मिथुन नवमांश के अंदर है, मिथुन से 7वीं राशि धनु। कर्क नवमांश में, कर्क से 7वीं राशि कौन सी हो गई? मकर। तो इस तरह से आपको 7th राशि को भी देखना होगा। अब D9 के आत्मकारक के नवमांश से 7वें भाव में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, कौन सी राशि आ रही है, ये दोनों चीजें आपके विवाह को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली है। पहले हम विवाह की टाइमिंग की बात करते हैं तो D9 से 7th हाउस में जो राशि आ रही है, जो नवमांश आ रहा है, वो जितना ज्यादा एफ्लिक्टेड होगा, जितना ज्यादा पीड़ित होगा, उतना डिले आपको विवाह में देखने को मिलेगा। अब एफ्लिक्टेड कैसे होता है? एफ्लिक्टेड का मतलब बहुत सीधा है, बहुत सरल है। एफ्लिक्टेड का मतलब है कि मान लीजिए आपका जो 7वीं राशि है आत्मकारक से नवमांश कुंडली के अंदर, उसमें केतु बैठा हुआ है, उसके अंदर राहु बैठा हुआ है, उसके अंदर शनि बैठा हुआ है, उसके अंदर मंगल या सूर्य बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ों को एफ्लिक्टेड करेंगे। केतु जिसमें सबसे अधिक एफ्लिक्शन लेके आता है, क्योंकि केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो कहता है भाई विवाह में नहीं जाना, या विवाह में जाने से अपने आप को बचाना है। विवाह इज नॉट द कॉल फॉर मी, या फिर वो एक बहुत ही ओवर स्पिरिचुअल पर्सन की तलाश में हमेशा बना रहता है। क्योंकि केतु कैसा प्लैनेट है? केतु इज अ कार्मिक कटर, केतु इज अ क्रिटिक। तो जैसा भी वो प्लैनेट 7th भाव में बैठा हुआ है, वैसी वो उस पूरी ट्यूनिंग को, उस पूरी व्यवस्था को बनाने की कोशिश करेगा। इस सेशन के अंदर हम अपने आप को कवर अप करेंगे केवल और केवल उस प्लैनेट से जो कि 7th में बैठा हुआ है और 7th को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और इससे आप अभी देखते रहिएगा सेशन को, बहुत नए इनपुट्स आपको मिलेंगे। आपको टाइमिंग ऑफ मैरिज जो है वो समझ आएगी कि इस तरीके से कैसे टाइमिंग ऑफ मैरिज की जाती है। तो हमने क्या करा, हमने आत्मकारक की पोजीशन देखी नवमांश में, उससे 7वें भाव में अगर केतु बैठा हुआ है तो केतु इज अ कार्मिक कटर, केतु इज अ क्रिटिक। इसका अर्थ है कि हमारे स्पाउस की पर्सनालिटी में केतु रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। केतु गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन योर स्पाउस पर्सनालिटी। द पॉजिटिव साइड ऑफ केतु इज स्पिरिचुअल, द नेगेटिव साइड ऑफ केतु इज क्रिटिक। कि उसको हर छोटी छोटी बात में गलती निकालने की आदत है। यहाँ कुछ हो गया वो गलती, वहाँ कुछ हो गया वो गलती, इस तरह की गलती निकालने की संभावना है। दैट सेम प्लैनेट केतु इन द 7th हाउस फ्रॉम द आत्मकारक नवमांश गिव्स इन योर पर्सन्स पर्सनालिटी। यह दिक्कत आती ही आती है वहां पर। आपको केतु की ही दशा में, केतु की अंतर दशा में कोई पर्सन मिल सकता है। अब आप कहेंगे केतु का तो मेरे 7वें भाव से कोई कनेक्ट भी नहीं था, फिर क्यों हुआ? भाई आपकी आत्मा की जो डिजायर है, आत्मा की जो लुक फॉरवर्ड है, वो केतु के साथ है। तो उस केतु को उठा के आपके जीवन में स्थापित करना चाहेगा कैसे न कैसे। और कई बार आपको ऐसा होगा कि यार मेरे को जो टॉक्सिक रिलेशन है वही मेरे को शायद ज़्यादा पसंद आ रहा था, उसकी जगह अगर मेरे को कोई सिंपल कनेक्ट बनता है तो मेरे को पसंद नहीं आता, बिकॉज केतु इज अ कार्मिक कटर एंड केतु इज अ रोलर कोस्टर। तो वो पूरी रोलर कोस्टर की वाइब जब तक आपको रिलेशन में ना मिले तब तक आपको उसका एंजॉयमेंट होता हुआ नहीं दिखाई देगा। द सेम वे इफ वी गो टू द अदर प्लैनेट एंड दैट इज प्लैनेट चंद्रमा। तो चंद्रमा का आत्मकारक से 7वें भाव में होना बड़ा अच्छा माना गया है नवमांश कुंडली में। बिकॉज जब आपको मूनिश कोई पर्सन मिलता है ना, तो मूनिश पर्सन से पॉजिटिव साइड तो सबसे अच्छा उसका लुक्स ही हो जाता है, दूसरा उसका अट्रैक्शन हो जाता है, तीसरा उसका चार्म हो जाता है, चौथा उसका नेम फेम हो जाता है। और नेगेटिव साइड क्या रहती है? नेगेटिव साइड रहती है पर्सन का फ्लक्चुएशन, बहुत बदलते रहना। मैं मानता हूँ मून और बुध दोनों आत्मकारक से 7th भाव में मैरिज के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन रिलेशनशिप के लिए दे नेवर गिव यू अ डायरेक्ट कमिटमेंट जो है वो चंद्रमा और बुध दोनों ही प्लैनेट नहीं देते हैं। तो जब भी आत्मकारक से 7th में मून होगा, कमिटमेंट रिलेटेड इश्यूज नहीं आए किसी पर्सन को, इसकी संभावना मैं बहुत कम मानता हूँ। और यहाँ पर आपकी आत्मा की लुक फॉरवर्ड भी एक ऐसे सोलमेट की तरफ है जो कि मून जैसा हो, कि भाई थोड़ा सा ड्रीमी भी है, थोड़ा सा इमोशनल भी है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ मिलके वो एक चंद्रमा जैसा कनेक्ट मुझे फील होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट इस पर्सन के साथ कनेक्ट होते ही मुझे फील होता है। दैट कैन हैपन हियर,
मदर से इन्फ्लुएंस्ड होगा ही होगा। एंड वॉट योर आत्मा इज लुकिंग फॉर इन मैरिज, चंद्रमा को लुक फॉरवर्ड कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आपकी आत्मा जो है वो हीलिंग को, इमोशनल कनेक्ट को, कंफर्ट को मैरिज में लुक फॉरवर्ड कर रही है। मून की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा तक आपके जीवन में किसी पर्सन को स्टैब्लिश कर सकती है। द थर्ड प्लैनेट इज सूर्य। आत्मकारक के नवमांश से 7th हाउस में अगर सूर्य है तो अब सूर्य के साथ आपका कार्मिक कनेक्ट आ गया है। सूर्य वैसे भी आत्मा है, आपका आत्मकारक सूर्य को देख रहा है नवमांश में, तो मतलब कितना स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल या फिर सोल कनेक्ट आप जो है वो अपने मैरिज में या रिलेशनशिप में लुक फॉरवर्ड कर रहे हो, देखना चाह रहे हो। इसीलिए मैं मानता हूँ कि सूर्य कई बार मैरिज में प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट होते हैं, ट्रबलसम प्लैनेट होते हैं, ट्रबल मेकर होते हैं। रीज़न बहुत सिंपल है, सूर्य अपने जैसे प्लैनेट है। जैसा उनके साथ जीवन में इवेंट हुए हैं, एक मैरिज के बाद दूसरी मैरिज में चीटिंग्स, या फिर मैरिज में आप कह सकते हो एक तरह का छल, ये एक प्रॉब्लम नेगेटिव साइड ऑफ दिस सूर्य रिफ्लेक्ट हो सकती है। द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस सूर्य इज बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन आपको मिल जाए। अच्छा ये हो जाए कि आपको कोई ऐसा पर्सन मिल गया जो कि लाइक गिविंग यू द फादर टाइप ऑफ वाइब्रेशंस, कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होल्ड अप कर लेगा। और कमिटमेंट के इश्यूज सूर्य की वजह से नहीं आते हैं, ये यहाँ नहीं देखने को मिलते हैं। दिक्कत क्या आती है, द सेपरेटिव टेंडेंसीज, सेपरेशंस एंड ऑल, ये सूर्य की अप्रोच है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके आत्मकारक से नवमांश में 7th हाउस में सूर्य बैठे हुए हैं, हमें ये सेपरेशन से बचना होगा। सेपरेशन की बातों को, ईगो की बातों को हमें बहुत दूर अपने जीवन से रखना होगा। थोड़ा सा भी ईगो मैरिज को, रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर सकता है, बहुत डिस्टर्ब कर सकता है। आपको अपनी दशाज में देखना होगा, जैसे ही सूर्य की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा शुरू होती है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में स्टेप कर सकता है। और अगर आप उस पॉइंट पे हैं कि भाई मेरी मैरिज में डिले बहुत हो रहा है, क्योंकि सूर्य भी जनरली डिले तो नहीं लेकिन बहुत रिलेशंस में ईगो की वजह से तनाव ले आते हैं, तो क्योंकि आपका पार्टनर आपको डोमिनेट करेगा, दैट इज व्हाट योर आत्मा इज लुकिंग फॉर। वो डोमिनेंस चाहती है। हो सकता है कि आपको बाहरी रूप से वो महसूस ना हो रहा हो, लेकिन वो अप्रोच है या पुकार है आपके आत्मा की। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपको बस ये कोशिश करनी चाहिए कि वो ईगो के बैटल्स आपकी तरफ से चैनलाइज ना हो, तभी कोई चार्ट मैरिज की तरफ जा सकता है। मैंने ऐसा ही एक चार्ट देखा, उसमें द पर्सन इज सेइंग मुझको कई एस्ट्रोलॉजर्स ने टाइमलाइन दी है और उन सब में मैरिजेस मेरी नहीं हुई है। आई वाज लाइक क्या ईगो के इश्यूज तो नहीं रहे उन टाइमलाइंस पे रहे? तो एस्ट्रोलॉजर की टाइमलाइन गलत नहीं है, वो बेचारा तो फिर भी मेहनत करके कोशिश करके आपकी तो एक टाइमलाइन सेट करके दे रहा है। बट द इशू इज कि अगर आप उस प्लैनेट से ही दूर भाग रहे हो जिसको आपकी आत्मा लुक फॉरवर्ड कर रही है और आप स्पिरिचुअल भी हो, तो फिर आपको मतलब दो अपोजिट काम आप कर रहे हो और उनसे हो सकता है कि हमें सहायता या सफलता नहीं मिल पा रही हो। तो हमें करना क्या होगा, द बेस्ट अप्रोचेज ईगो को थोड़ा लोअर डाउन करके रखें और स्पिरिचुअल रेमेडीज की जगह टेम्पल जाके उपाय करें। सूर्य की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा कोई पर्सन लाइफ में स्टैब्लिश करा सकती है। 4th में अगर हमारे आत्मकारक से 7th हाउस के अंदर, आत्मकारक के नवमांश से 7th हाउस के अंदर जुपिटर बैठे हुए हो तो आपके पर्सन में जुपिटर रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। आपका सोल कनेक्शन तब किसी इंसान के साथ बनेगा जब उसकी लगन जुपिटर की हो, उसकी चंद्र राशि जुपिटर की हो, या उसकी पर्सनैलिटी में वो टीचिंग, वो गाइडेंस देना, वो डायरेक्शन देना, इस तरह के एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करे। ये है आपकी आत्मा की असली पुकार। कई लोग होते हैं उनका दाराकारक सूर्य होता है और उनको ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा ही पार्टनर चाहिए या मिलेगा जो कि बहुत ईगोइस्टिक है। और अगर नवमांश में आत्मकारक से 7th हाउस में गुरु है तो आप ईगो को नहीं, कोई ऐसा पर्सन आपकी आत्मा तलाश कर रही है जिसमें गुरु की अप्रोच हो। अब आपके चार्ट में अगर गुरु एफ्लिक्टेड है, गुरु पीड़ित है, गुरु अस्त है, गुरु वक्री है, तो आप ये मान के चलिए कि विवाह में देरी आपको हो सकता है उठानी पड़े। आपको कई रिलेशंस बनेंगे, बट दिक्कत क्या आएगी, आप उस गाइडेंस को या फिर जो डायरेक्शन या जो सपोर्ट आपका स्पाउस आपको देना चाह रहा है उसको आप लेने से मना कर दोगे। एंड यहाँ पे सारी बैटल्स जो है वो स्टार्ट होती हैं, यहाँ पर सारे इश्यूज जो हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, द अप्रोच शुड बी कि अगर डायरेक्शंस आ रही हैं, कोई गाइडेंस ये पर्सन देने की कोशिश कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट करें। उसके चार्ट में देखिए कहीं गुरु कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट तो बन के नहीं बैठे हुए हैं, लाइक लगन लॉर्ड या फिर चंद्र राशि के स्वामी, या फिर उसको दशाज के अंदर कहीं गुरु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा तो नहीं ऑनगोइंग है या चल रही है। और अगर ऐसा कुछ है तो आप ये मान सकते हैं कि आपका इस पर्सन के साथ कोई सोलमेट टाइप ऑफ कनेक्ट है। और आपके चार्ट के अंदर भी जब गुरु की महादशा, अंतर, प्रत्यंतर एस्टैब्लिश होगा, वर्किंग करेगा, तो कोई पर्सन आपको आपकी लाइफ में आता हुआ प्रतीत हो सकता है। इसी के साथ साथ इस राशि को भी देखिएगा कि गुरु किस राशि में बैठे हुए हैं आपकी नवमांश कुंडली के अंदर। इस राशि के स्वामी भी बहुत कुछ बात कहते हैं, उसको हम अगले सेशन के अंदर कवर अप करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज आई डोंट नो कि भाई कौन किस चीज़ को कितना ज़्यादा सुनना चाहता है, समझना चाहता है। तो जो जितना ज़्यादा समझना चाहता है उतना उसको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश रहेगी हमारी।
अगर हम फोर्थ प्लैनेट में प्लैनेट बुध को कवर अप करें तो बुध कैसे प्लैनेट है? बुध के बारे में आपकी सबसे पहले स्टार्टिंग होती है कि युवराज हैं, चेंजिंग एटीट्यूड है इनका, बदलाव इनका मूल आदत है, मूल प्रवृत्ति है। चंद्रमा इनके लिए बहुत फेवरेबल है, तो मदर से अनकंडीशनल सपोर्ट बुध को हमेशा आता है। तो आप मान सकते हैं कि आपके आत्मकारक के नवमांश से 7th हाउस में अगर बुध बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन बुध जैसा रिफ्लेक्ट करेगा। एज डिफरेंस कम हो जाए, आप यंगर एनर्जीज की तरफ, जिसके अंदर जॉली एनर्जी, यंगर एनर्जी, जो जीवन जीना चाहती है, जिसके अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करने की इच्छा है, उसके साथ कनेक्ट होता हुआ अपने आप को शायद ज़्यादा पाएँ। हो सकता है कि आप मीडिया सेक्टर, आपका जो पर्सन है वो मीडिया सेक्टर, पीआर सेक्टर, डिजिटल सर्विसेज, आईटी सेक्टर एंड ऑल इनके साथ कनेक्टेड हो, या बहुत ज़्यादा बातूनी हो। कई बार एस्ट्रोलॉजर्स के साथ संबंध भी, बिकॉज बुध इज एक्चुअली सबसे पहले रॉ फॉर्मेट में तो ये एस्ट्रोलॉजर्स को या फिर टीवी एंकर्स को, न्यूज़ रिपोर्टर्स को रिफ्लेक्ट करता है। तो आप मान सकते हैं कि इनके साथ कुछ प्रबल संबंध, प्रबल ऊर्जा, प्रबल कनेक्ट, प्रबल सोल टाइप ऑफ कनेक्शंस आपके स्टैब्लिश हो सकते हैं, और आपके पर्सन के अंदर कुछ दिखाई दे या ना दे, लेकिन उसके अंदर बुध बहुत दिखाई देगा। और बुध और चंद्रमा की एक ही दिक्कत है, दोनों लुक में बहुत अच्छे हैं, लुक में बहुत यंग एनर्जीज हैं दोनों ही, लेकिन दिक्कत इनके साथ क्या है कि ये कमिटमेंट के इशूज़ इनको हमेशा आते हैं। तो आप ये तो एक्सेप्ट करके रखिए कि अगर रिलेशन के अंदर है, आपके आत्मकारक से 7th में बुध बैठे हुए हैं, कमिटमेंट रिलेटेड इशूज़ तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो इस प्लैनेट का, इस एनर्जी का हमें ध्यान रखना चाहिए। अभी हमें देखना क्या है? देखना यह है कि बुध हमारे पीड़ित तो नहीं है। कहीं बुध हमारे केतु के साथ बैठे हुए हों, कहीं बुध हमारे राहु के साथ बैठे हुए हों, नीच के चंद्रमा, पीड़ित चंद्रमा के साथ बैठे हुए हों, या अस्त हों, वक्री हों, तो फिर हम मैरिज के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर आते हुए डिले को इंक्रीज होता हुआ पा सकते हैं। कोई पर्सन आपकी लाइफ में स्टेप रख सकता है, अंदर आ सकता है, जैसे ही आपको बुद्ध की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर, मतलब बुद्ध का आपको अगर प्रभाव शुरू हुआ ना, तो कोई पर्सन आपको मिल सकता है। और आपके पर्सन के अंदर अगर आपको बुद्ध की एनर्जी देखने को मिल गई, लाइक हिज आत्मकार का इज बुद्ध, हिज लगन लॉर्ड इज बुद्ध, हिज चंद्र राशि इज बुद्ध, तो आप उस पर्सन के साथ ज़्यादा कनेक्ट और गहरा कनेक्ट होने जा रहे हो। तो इसको ध्यान रखिएगा दैट बुद्ध इज योर कॉल। आपकी कॉल क्या है? आपके आत्मा की कॉल क्या है? बुद्ध है। अब ये बुद्ध बैठे भी तो किसी नवमांश की राशि में है ना, इस नवमांश की राशि को तो अभी हमने डिकोड करा ही नहीं है। हमने ये तो नहीं समझा कि इस नवमांश की राशि का इस बुद्ध के लिए क्या फ्लेवर है। इसको हम अगले सेशन में समझेंगे। आपको करना बहुत सिंपल सा है, आपको कुछ भी कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, 300 400 कमेंट्स जैसे ये टच करते हैं हम कोशिश करेंगे पूरी अर्ली से अर्ली सेकंड पार्ट ऑफ दिस सेशन ड्रॉप अप कर देने की। अगर हम बात करें प्लैनेट शनि के बारे में, दैट हमारे आत्मकारक के नवमांश से 7th हाउस में प्लैनेट सैटर्न बैठे हुए। अब आप शनि के बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे शनि के बारे में? शनि जब धारा कारक भी बन जाते हैं तो लोगों को काफ़ी एक फियर जो है उनके माइंड में कौंध जाता है कि भाई ये हो क्या गया है। तो नवमांश में हमारा आत्मकारक हमारी पुकार है, हमारी आत्मा की जन्मों जन्मों की पुकार है। उससे 7वें भाव में अगर शनि महाराज बैठे हुए हैं, या उनकी राशि मतलब कैप्रिकॉन या एक्वेरियस भी आ गई है, तो आप ये मान के चलिए कि शनि का तत्व वहाँ विद्यमान होने लगेगा। ओके, अब शनि का जैसे ही तत्व विद्यमान होगा, सबसे पहले शनि डीले के कारक है, धीमा धीमापन है शनि के अंदर। तो पॉजिटिव लाइन में तो मैं कहता हूँ कि शनि की वजह से आपको काफ़ी मैच्योर पर्सन मिलेंगे। कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो कमिटमेंट आराम से आपके साथ कर दे, कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो जॉब या सर्विस के अंदर हो, कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना जाने, कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो अपने काम को करना जाने, जो कि भागेगा नहीं, जो दौड़ेगा नहीं कि भाई मेरी अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं भाग जाऊँ या मैं इस काम को ना करूँ। ऐसी कोई गलत आदत शनि के अंदर नहीं होती है। दिक्कत क्या आती है शनि महाराज के साथ कि शनि महाराज को मैरिज में इश्यूज तो आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्लैनेट सैटर्न के साथ जो भी समस्या शुरू हुई है वो मैरिज के ही सिनेरियो की वजह से हुई है। मतलब इनके, आपके पार्टनर के फैमिली में देखना चाहिए कहीं उनका संबंध उनके मदर फादर के साथ डिस्टर्ब्ड तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपने जीवन में आते हुई समस्याओं का कारण अपने मदर फादर को मानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स हैं प्लैनेट सैटर्न के साथ, शनि के साथ, मतलब डीले उन्हें आता रहता है, काफ़ी समय उनके छोटे छोटे कामों के बनने में लगता है। क्योंकि यहाँ पर आत्मकारक से 7th हाउस में सैटर्न होने का मतलब है कि आपकी आत्मा लुक फॉरवर्ड कर रही है शनि के लिए, और जब शनि के लिए आपकी आत्मा लुक फॉरवर्ड कर रही है तो आपको कोई पर्सन भी ऐसा ही मिलेगा जो सैटर्न की वाइब्रेशन को अपने अंदर पूरी तरह आत्मसात करके बैठा हुआ हो, अंदर रख के बैठा हुआ हो। आप शनि की महादशा, अंतर, प्रत्यंतर, इवन शनि 7.5 में किसी संबंध के बनने की पॉसिबिलिटी को मान सकते हैं, देख सकते हैं, और ये सोलमेट टाइप ऑफ कोई संबंध होगा, कोई बहुत गहरा। और इसके बाद आप क्या कह सकते हैं, इसके बाद प्लैनेट सैटर्न एज डिफरेंस के कारक है। तो अगर किसी बड़े एज के पर्सन पे या अनकन्वेंशनल रिलेशन, कोई पहले से मैरिड है,
उसके साथ हमारा कनेक्शन बन गया, या फिर कोई डाइवोर्स पर्सन के साथ संबंध, मतलब ऐसी कुछ इच्छाएं प्लैनेट सैटर्न की हमेशा रहती है। अब यहाँ चीज़ों को और डिस्टर्ब क्या कर सकता है, अगर शनि अस्त हो गए, शनि वक्री हो गए, शनि राहु और केतु के साथ बैठ गए, तो ये मैरिज में डिले को भी इंक्रीज करेगा और आपकी स्वतंत्र इच्छा को भी इंक्रीज करेगा कि भाई जो भी करूंगा वो मैं करूंगा, मुझे कोई गाइड इसके अंदर नहीं करेगा। लाइक नो वन शुड टेल मी व्हाट टू डू, आई एम इंडिपेंडेंट एंड आई डू व्हाट आई लाइक। ये अप्रोच इस प्लैनेट की यहाँ पे बन जाती है। तो आपको प्लैनेट के साथ साथ उसकी स्थिति भी देखनी चाहिए अपनी लगन कुंडली में, नवमांश के अंदर एक प्लैनेट को पकड़ लीजिए, क्योंकि आपके 7th हाउस में ये बैठा हुआ है, तो इसको पकड़ा जा सकता है। अब अगर हम इससे थोड़े आगे निकले और बात करें इनके विरोधी प्लैनेट मंगल के बारे में, तो मंगल इन द 7th हाउस फ्रॉम द आत्मकार का नवांश। अब मंगल जैसे मंगल है तो मंगल के दाता है, मंगल जहाँ पे भी जाते हैं मंगल कर देते हैं, और अगर पीड़ित हो तो फिर दंगल कर देते हैं। तो अगर मंगल यहाँ पर राहु के साथ केतु के साथ आपके चार्ट में है, अस्त हैं या वक्री हैं, तो आप मैरिज में सीधे सीधे दंगल को कॉज ऑफ मंगल पा सकते हैं कि आएगा। और इसकी वजह से आएगा, इस वजह से फिजिकल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, टॉर्चर एंड ऑल सब कुछ होने लगता है। लेकिन डरने की बात नहीं है, दिस इज व्हाट योर आत्मा इज लुकिंग फॉर, मंगल की एनर्जी उसको चाहिए। तो उसको कोई एनर्जेटिक पर्सन चाहिए, कोई रोलर कोस्टर एनर्जी चाहिए, कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो घर में शांत होकर ना बैठे, थोड़ा मूवमेंट करता रहे, थोड़ा बदलाव करता रहे, कुछ चेंजेस करता रहे, बाहर जाता रहे। ये सारी एनर्जीज मंगल की पसंदीदा एनर्जीज होती है। पॉजिटिव साइड ऑफ मंगल में यही सब आता है। नेगेटिव साइड में अगर मंगल अस्त हो गए, पीड़ित हो गए, राहु केतु के साथ आ गए साहब, नवमांश में पीड़ित हो गए, या फिर आप मानिए प्लैनेट मंगल जो है वो वक्री हो गए, अस्त हो गए, तब आप मान सकते हैं कि ये कुछ ट्रबलसम सिनेरियो बना है। अदरवाइज आत्मकारक के नवमांश से 7th हाउस में मंगल का होना मैं फेवरेबल मानता हूँ। उसका रीजन ये है कि मंगल एक यंग प्लैनेट है, 28 पे तो मैच्योर हो जाते हैं गाइस, लाइक 28 साल पे मैच्योर। इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि मेरे रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकल आए, जल्दी से जल्दी मेरा रिजल्ट जो है बाहर आ जाए। तो ये मंगल की ही पॉजिटिव एनर्जी है जो हमें उन रिजल्ट्स को जल्दी प्राप्त करने में फोकस अप करती है या फिर अलाइंड कर देती है। तो हमें करना क्या चाहिए कोशिश के अंदर कि हम मंगल के साथ कनेक्ट हो। मंगल की अंतर्दशा प्रत्यंतर में अगर कोई पर्सन हमारे जीवन में आता है तो उसके साथ हम बहुत गहरा कनेक्शन बनते हुए प्रतीत करेंगे, फील करेंगे, और यही मंगल है जो हमें ऊंचाइयों पर या फिर अपर लाइन की तरफ पुश कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। इनकी वजह से मान लीजिए आपके पर्सन के चार्ट के अंदर उसकी लगन का स्वामी मंगल है, उसके राहु केतु मंगल की राशियों में बैठे हुए हैं, उसके आत्मकारक मंगल हो गया है या चंद्र राशि का स्वामी मंगल हो गया है, तो ये मानिए कि लाइक दिस पर्सन इज समहाउ लाइक माई सोलमेट टाइप ऑफ कनेक्ट इसी के साथ फील होता है। अगर हम बात करें मंगल से भी बड़े क्रांतिकारी प्लैनेट राहु की, तो राहु के बारे में जब भी हम सोचते हैं, समझते हैं, तो राहु को एक्चुअल में भ्याहु कहा जाता है। मतलब राहु इज समथिंग जो कि भ्याहु जैसा है, कि उसकी इच्छा होती है किसी के साथ कनेक्ट कर लेना। अब आपके चार्ट में आपका राहु जो है वो आपके नवमांश में आत्मकारक से 7th भाव में बैठा हुआ है, ठीक बात है। तो राहु आपके स्पाउस को रिफ्लेक्ट करेगा, बहुत अधिक रिफ्लेक्ट करेगा। इवन राहु के अंतर्दशा प्रत्यंतर कोई आपके जीवन में पर्सन लेके आ सकती है। राहु हो सकता है कोई लाइफ एनर्जी, कोई पर्सन आपके जीवन में स्टैब्लिश कर दे, ये पावर है राहु की। और आप क्या कह सकते हैं इस प्लैनेट के बारे में, राहु इज वेरी एक्सट्रोवर्ट प्लैनेट। इंट्रोवर्ट तो केतु है, राहु एक्सट्रोवर्ट है। तो राहु जैसा अगर पर्सन कोई मिलेगा तो उसके अंदर एक्सट्रोवर्ट एनर्जी ज़्यादा मिलेंगी। आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में तो थोड़ा कम उम्मीद करिए राहु से, लेकिन भौतिकवाद मटेरियल जो है वो राहु की मेन स्ट्रेंथ है। राहु कहते हैं कि मटेरियल में आपको कितना चाहिए मुझसे ले लीजिए। तो जब राहु आपको मटेरियल सुख देते हैं, मटेरियल गेन देते हैं, तो वो आपको कैसा पर्सन दे सकते हैं, एक ऐसा पर्सन जो लुक में अच्छा है बट उसको टीथ रिलेटेड इशूज़ हैं, दांतों के इशूज़ हैं, कोई फोबिया है, ऊपर से कभी गिरा है, ये राहु की मेन इंडिकेशंस होती है। दूसरा, मिसमैच कुछ ना कुछ दिखाई देगा, क्योंकि राहु के पार्टनर के साथ एक मिसमैच हमेशा चलता है। लाइक एक्सट्रीमिस्ट टाइप ऑफ पर्सनालिटी आप कह सकते हो कि एक्सट्रीम पोल है, ये एक नॉर्थ पोल है, मैं एक साउथ पोल हूँ, इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे हो सकती हैं। बट इस पर्सन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको फील होगा। और मेरा जहाँ तक मानना है, आपको वृषभ राशि, वृषभ लगन, क्योंकि ये राहु की मेन स्ट्रेंथ है, इनके साथ या स्कॉर्पियो के साथ कोई कनेक्ट कभी ना कभी आपका बन सकता है। राहु की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा कोई पर्सन आपके जीवन में स्टैब्लिश कर सकती है। राहु बहुत जल्दी मैरिज में जाने की इच्छा रखते हैं, तो बहुत अर्ली संबंध बनाना राहु की अप्रोच होती है कि अर्ली से अर्ली पर्सन को रिलेशनशिप में लेके जाना है, मैरिज में लेके जाना है। मैरिज तो नहीं बट हाँ रिलेशंस बहुत बन सकते हैं पर्सन के। और मेरा मानना है जैसे राहु चेंजिंग प्लैनेट है, ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाते हैं, बदलाव दिखाते हैं, राहु एक्चुअल में एक टाइप ऑफ मैरिज को कंट्रोल करते हैं। दैट इज द टाइप ऑफ, कौन सी मैरिज होती है राहु की,
आपको 8 डिफरेंट मैरिजेस के बारे में मैंने एक सेशन के अंदर बताया था, जिसमें राहु जो है वो राक्षस विवाह, उसकी तरफ राहु की अलाइनमेंट ज़्यादा होती है। तो राहु जनरली विवाह में जैसे 1-2 मंथ चल रहा है ठीक, उसके बाद कुछ दिक्कत, उसके बाद वापस से इस चीज़ें जो है वो नॉर्मल की तरफ चले जाएँ, इस तरह का फोकस राहु का अधिक रहता है। तो वो बहुत स्टेबल, जैसे गुरु चलाते हैं सामाजिक विवाह, राहु वो नहीं चलाते। राहु विवाह के अंदर कुछ ना कुछ स्कैंडल, कुछ ना कुछ अनकन्वेंशनल थिंग, अनकन्वेंशनल अप्रोच बनाने की पूरी पूरी कोशिश रखते हैं। तो आप मान सकते हैं कि राहु का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपके स्पाउस के ऊपर, उस स्पाउस के बिहेवियर में, पैटर्न्स के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। अब ये राहु 6, 8, 12 भाव में ना हो तो ये बहुत अच्छा राहु है, बहुत अर्ली संबंध बनवा सकता है, अनकन्वेंशनल रख सकता है, रिलेशनशिप्स दे सकता है। मैरिज में इसकी अप्रोच थोड़ी ठंडी है, बट रिलेशनशिप्स में तो आप ये मानिए बहुत एक्सट्रोवर्ट प्लैनेट है। और आपका पर्सन भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि एक्सट्रोवर्ट होने के साथ साथ कहीं ना कहीं फॉरेन कंपनीज, आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, इनके साथ बहुत अलाइंड पर्सन है, बहुत लिंक्ड पर्सन है। तो इन लोगों के साथ बहुत गहरा संबंध आपको स्टार्ट के अंदर या फिर अपने जीवन में बनता हुआ प्रतीत होगा। राहु की अंतर, राहु का प्रत्यंतर, राहु से जुड़ा हुआ कोई भी प्लैनेट, उसकी दशा मात्र भी आपके जीवन में किसी पर्सन को स्टैब्लिश कर सकती है, लाके रख सकती है। ये हमने 9 प्लैनेट्स को कवर करा है, अभी हमने वो ज़ोडिएक साइन कवर नहीं करे जिसकी वजह से कोई पर्सन आपके जीवन में उठ के आएगा। तो अब यहाँ पे उन लोगों का क्वेश्चन होगा कि हमारे आत्मकारक से सप्तम भाव में कोई प्लैनेट ही नहीं है, अब बताइए आप। तो बहुत सिंपल है, आत्मकारक से सप्तम भाव में कोई प्लैनेट नहीं है, ओके। आपने आत्मकारक को नवमांश में देखा, राशि को पिक करा, राशि से 7वीं राशि के स्वामी को देख लीजिए, उसका स्वामी किन और ग्रहों के साथ कनेक्टेड है, इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके जीवन में कोई पर्सन को लेके आ सकती है। और दूसरा, इसी के साथ साथ इस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है और नीच का होता है, जो ये सप्तम राशि आई है ना, जैसे मान लीजिए किसी का आत्मकारक मेष राशि में है, सप्तम इस तुला, तुला में उच्च के कौन होते हैं, शनि, नीच के सूर्य। तो सूर्य और शनि, शनि की दशा, सूर्य का कोई प्रभाव, सूर्य की दशा, शनि का कोई प्रभाव कोई पर्सन जीवन में ला सकती है। और आपकी मैरिज को आपको जज करना होगा तुला राशि किस तरह से वर्क करती है, इसके आधार पे सामने वाले के चार्ट में तुला बहुत इंपॉर्टेंट राशि के रूप में दिखाई देगी। कोई प्लैनेट हो, कोई लगन का स्वामी हो, कोई चंद्र राशि हो, राहु केतु का एक्सेस उसमें हो, कोई वक्री प्लैनेट उसमें बैठा हुआ हो, कुछ ना कुछ कार्मिक और कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट उस राशि के साथ होना चाहिए। दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। इसी के साथ साथ अब आप उन चार्ट्स को भी देखिएगा जिनके साथ